ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है जो 1990 में कुवैत पर हमले के दौरान पेश आया, जब 1,70,000 हिंदुस्तानी वहां फंस गए थे और किस तरह इतने ज़्यादा हिंदुस्तानियों को रंजीत कटियाल की बदौलत बचाया गया था। तो दोस्तों, आज हम 2016 में रिलीज़ होने वाली फिल्म एयरलिफ्ट की कहानी को दरियाफ्त करेंगे। फिल्म के आगाज़ में हमें कुवैत का मंजर दिखाया जाता है और वक्त है 1 अगस्त 1990। और अब हमें दिस्म पैलेस का मंजर दिखाया जाता है, जहां हमें एक ताजिर रंजीत कटियाल नजर आता है जो इस महल में एक शहजादे से बातचीत करने आया है। यही इस कहानी का मरकजी किरदार है और इस वक्त वो कुवैत में एक कारोबारी शख्सियत था। यहाँ रंजीत अपनी बात मुकम्मल करता है और अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी बीवी अमृता और बेटी समरन के साथ रहता है। और अब वो अपनी बेटी समरन को घर छोड़कर अपनी बीवी के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ इसके कई ताजिर दोस्त आए हुए थे और वो इस पार्टी में खूब गाना भी गाता है। दरअसल ये पार्टी अमीर लोगों की थी, जैसे कि रंजीत कटियाल, और ये कुवैत में एक आम सी बात थी। और अब हमें कुवैत के एक मजदूर कैंप का मंजर दिखाया जाता है, जहां अचानक एक धमाका होता है और बहुत से मजदूर मारे जाते हैं। और अब हमें मालूम होता है कि बहुत से टैंक और इराकी फौज ने कुवैत पर हमला कर दिया है और अब रंजीत को इस बात का इल्म होता है। दरअसल रंजीत के घर पर उसका एक दोस्त फोन करता है और इसे बताता है, और अब हमें पता चलता है कि इस वक्त इराक और कुवैत के दरमियान कशीदगी चल रही थी और आखिरकार इराकी फौज ने कुवैत पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया था। और अब रंजीत और उसकी बीवी परेशान हो जाते हैं, लेकिन रंजीत अपनी बीवी अमृता को कहता है कि कुवैत और ईरान के दरमियान पहले भी कई जंगें हो चुकी हैं, इसलिए अमृता को फिक्र नहीं करनी चाहिए और वो आराम से सो जाए। और अब रंजीत पूरी रात हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तमाम ज़राए इब्लाग बंद हो चुके थे और अब सुबह हो जाती है और इराकी फौज अब शहर में दाखिल होकर लोगों को कत्ल कर रही थी। अब रंजीत भी परेशान हो चुका था और जब उसकी बीवी अमृता इससे पूछती है कि क्या हुआ, तो रंजीत इसे बताता है कि इराकी फौज ने कुवैत पर कब्जा कर लिया है और कुवैत की हुकूमत इस मुल्क को छोड़कर जा चुकी है। और अब रंजीत अपनी बीवी अमृता और बेटी को घर पर छोड़कर अपने ड्राइवर के साथ हिंदुस्तानी सिफारत खाने जाता है, लेकिन रास्ते में इराकी फौज के लोग उन्हें रोक लेते हैं और चूंकि रंजीत का ड्राइवर कुवैती था, इसलिए वो लोग इसे रंजीत के सामने ही कत्ल कर देते हैं। रंजीत अब हैरान रह जाता है। ये लोग रंजीत को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां एक कार आती है जो हुक्म देती है कि रंजीत को यहां से ले जाया जाए। और अब ये तमाम फौजी रंजीत को एक कार में बिठाकर इस महल में ले जाते हैं, जहां गुज़िश्ता रात वो शहजादे से मिलने आया था। और अब यहां रंजीत की मुलाकात इराकी फौज के सरबराह से होती है। दरअसल रंजीत एक कारोबारी शख्स था, इसलिए इराकी फौज का सरबराह इसे जानता था, क्योंकि वो अपना कारोबार इराक में भी चलाता था। और अब इराकी फौज का सरबराह रंजीत से वादा करता है कि चूंकि वो एक कारोबारी शख्स है, इसलिए फौज का सरबराह इसकी हिफाजत का खास ख्याल रखेगा। और वो रंजीत को यहाँ एक निशान भी देता है, जो जाहिर करता है कि कोई भी इराकी सिपाही ना तो रंजीत को रोकेगा और ना ही इसके खानदान को, और वो जहाँ चाहे जा सकता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि रंजीत वो निशान लेकर हिंदुस्तानी सिफारत खाने जाता है, जहाँ बहुत से हिंदुस्तानी वहां से निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। दरअसल बहुत से हिंदुस्तानी यहां रोजी कमाने आए थे, लेकिन अब वो यहां फंस चुके थे। और चूंकि रंजीत एक कारोबारी शख्स था, इसलिए इसे यहां आसानी से दाखिला मिल जाता है। और अब वो सिफारत खाने के सीनियर अफसर के पास जाता है और घबरा कर बात करने लगता है, लेकिन वो अफसर इसे पुरसुकून करता है और इसे बताता है कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत से बात कर रहा है और वो रंजीत और उन तमाम हिंदुस्तानियों को जल्द अज जल्द यहाँ से निकालने का मंसूबा बना रहा है। और वो रंजीत से कहता है कि वो अपने खानदान को लेकर यहाँ आ जाए। और अब रंजीत को याद आता है कि इसका खानदान तो अकेला घर पर है, इसलिए वो फौरन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तब तक इराकी फौजी इसके घर में दाखिल हो चुके थे और उसका घर तबाह कर रहे थे। और जब रंजीत अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि इसका पूरा घर बर्बाद कर दिया गया है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। और अब रंजीत मायूसी में रोने लगता है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी बीवी और बेटी को इराकी फौजियों ने अगवा कर लिया है। लेकिन इसे याद आता है कि शायद इसकी बीवी और बेटी इसके दफ्तर चली गई होंगी, इसीलिए वो फौरन अपने दफ्तर के लिए निकल पड़ता है, जहां इसके तमाम स्टाफ मेंबर्स और उसका खानदान महफूज होता है। और अब वो अपने खानदान से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। और जब वो अपनी बीवी को सारी सूरत हाल बताता है और इसे बताता है कि इसका ड्राइवर भी कत्ल हो चुका है, तो उसकी बीवी इसे बताती है कि जिस ड्राइवर को मारा गया है, इसकी भी एक बीवी और बेटी है। इसीलिए रंजीत इन दोनों को भी अपने साथ ले लेता है और अपनी बीवी और बेटी को अपने स्टाफ के साथ दफ्तर में छोड़ देता है। रंजीत इराकी फौज के सरबराह के पास जाता है, जिसने रंजीत को वो निशान दिया था और उसकी मदद की थी। दरअसल इराकी फौज कुवैती लोगों को मार रही थी
लेकिन वो इन लोगों को छोड़ देती थी, जो आ तो यहाँ दूसरे ममालिक से पैसा कमाने आए थे, आ दूसरे ममालिक के ताजिर थे। इसीलिए रंजीत का दफ्तर भी महफूज था। और अब हम देखते हैं कि रंजीत इस फौजी सरबराह के पास पहुंच चुका है, और वो फौजी सरबराह रंजीत से कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से किसी भी वक्त जा सकता है, और अगर वो चाहे अपनी फैमिली के साथ जाए तो इसे फौजी सरबराह को 5 लाख अमरीकी डॉलर देने होंगे, जो इस वक्त एक बड़ी रकम थी। दरअसल ये फौजी सरबराह रिश्वतखोर था और रंजीत से रिश्वत तलब कर रहा था। और अब रंजीत यहाँ से वापस अपने दफ्तर जाता है, जहाँ वो ये जानने की कोशिश करता है कि इसके पास कितनी नकद रकम मौजूद है, जिसके जरिए वो अपने खानदान के साथ यहाँ से जा सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि इसके पास इतनी नकद रकम दस्तयाब नहीं थी, और यहाँ इसके मुलाजमीन की उम्मीदें रंजीत जैसे लोगों पर थीं। इन लोगों को देखकर रंजीत यहाँ से निकलने से ग्रेज करता है, और अब वो सब यहाँ रात को सोते हैं। और अगले दिन रंजीत कुछ ताजिर दोस्तों के साथ एक सुपर मार्केट जाता है, और उन्हें एक तजवीज़ देता है कि वो सब हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके भारत वापस जाना है और उनका ख्याल रखना है। इसके कुछ दोस्त इस तजवीज़ के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में कोई भी समाजी खिदमत करना नहीं चाहता था, और वो सोचते थे कि अमेरिका इराक पर हमला करेगा और उन्हें आज़ादी देगा। दरअसल जब भी मशरिक़ वस्ता में कोई लड़ाई होती थी तो अमेरिका अपनी फौज भेजकर उन लोगों को बचाता था। लेकिन रंजीत अपने दोस्तों को समझाता है कि अगर हम अमेरिका और हिंदुस्तानी हुकूमत पर इन्हिसार करें तो शायद हम मर जाएं। और अब वो सब लोग रंजीत से इत्तेफाक करते हैं और हिंदुस्तानियों को कैंप में जमा करना शुरू कर देते हैं, उनका खाना और रहाइश का इंतजाम करते हैं। और अगले दिन रंजीत फौजी सरबराह के पास जाता है और इसे बताता है कि इसने हिंदुस्तानियों को एक कैंप में जमा कर लिया है, ताकि हिंदुस्तानी हुकूमत उन्हें आसानी से तलाश करके यहाँ से निकाल सके। और फौजी सरबराह भी इसे वादा करता है कि वो रंजीत के कैंप के लोगों को ना पकड़ेगा और ना मारेगा, और बदले में रंजीत को फौजी सरबराह को अदायगी करनी होगी। और वो फौजी सरबराह हिंदुस्तानियों को उन कैंपों में रखने पर राजी हो जाता है। और अब रंजीत और उसके दोस्त हिंदुस्तानी सिफारत खाने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि हिंदुस्तानी सिफारत खाने के तमाम अफसरान जा चुके हैं, क्योंकि जल्द ही अमेरिका कवैत पर हमला करने वाला था और इराकी फौज को यहां से निकालना था। और चूंकि इराक और कवैत अब एक हो चुके थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिफारत खाना बगदाद इराक मुंतकिल कर दिया गया था। और अब ये लोग भारत की वजारत खारजा से राब्ता करते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होती है। और जब ये लोग अपने कैंपों की तरफ जाते हैं जहां और भी हिंदुस्तानी मौजूद थे, तो इराकी फौज वहां आकर उनका सारा खाना और पानी बंदूक के जोर पर ले लेती है। और कैंप के तमाम लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो भूखे और मायूस थे। और अब रंजीत इस फौजी सरबराह के पास वापस जाता है, क्योंकि इस फौजी सरबराह ने रंजीत से वादा किया था कि वो रंजीत के कैंप पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसकी फौज ने उनका सारा खाना चरा लिया था। और जब रंजीत इस फौजी सरबराह के पास जाता है और इसे बताता है कि इसके सिपाहियों ने उनका खाना चरा लिया है, तो वो फौजी सरबराह अपनी असलियत दिखाने लगता है। दरअसल ऐसी सूरत-ए-हाल में वो सिर्फ रंजीत और दूसरे ताजिरों जैसे लोगों से फायदा उठाना चाहता था। और वो रंजीत को कहता है कि वो अपने सिपाहियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर यहाँ रहना इसके लिए मुश्किल है तो वो तमाम हिंदुस्तानियों को लेकर यहाँ से जा सकता है। और अब रंजीत को मालूम होता है कि इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने हिंदुस्तानियों को यहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी है, और अब उन्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो फौजी सरबराह काफ़ी अरसे से रंजीत से रिश्वत ले रहा था, और उसने बहुत पैसा कमा लिया था। और वो रंजीत को जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाने का कहता है, क्योंकि अब सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब होने वाली थी। और अब रंजीत हिंदुस्तानी वजारत खारजा से राब्ता करता है, और जब वजारत के अफसरान को मालूम होता है कि हिंदुस्तानियों को निकाला जा चुका है, तो वो इस वक्त के वज़रा खारजा से इजाज़त लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ वज़रा एक दूसरे पर काम डाल देते हैं, और हिंदुस्तानी अफसरान रंजीत को अफसोसनाक खबर देते हैं और इसे बताते हैं कि यहाँ से उन्हें कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे किसी तरह कवैत की सरहद तक पहुँचना चाहिए और करीबी ममालिक तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ से हिंदुस्तानी हुकूमत उन्हें निकाल सके। लेकिन रंजीत उन्हें बताता है कि यहाँ मौजूद ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के पास पासपोर्ट नहीं है। दरअसल बहुत से लोग जो यहाँ काम करने आए थे वो एजेंटों के जरिए आए थे, और उनके पासपोर्ट और वीज़े इन एजेंटों ने जब्त कर लिए थे, और ऐसी जंग के माहौल में उन एजेंटों को तलाश करना नामुमकिन था। और अब हिंदुस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि रंजीत के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इराक के दारुल हुकूमत बगदाद जाए और आला हुक्काम से बात करे। अब जब रंजीत रात को अपने कैंप वापस पहुंचता है, तो इसे पता चलता है कि इसके ताजिर दोस्तों ने किसी तरह यहाँ खाना और पानी का इंतजाम कर लिया है,
लेकिन ये सिर्फ चंद दिनों के लिए था। दरअसल यहाँ सब में हिंदुस्तानियों के लिए इंसानियत थी, लेकिन इराकी फौज उनको बहुत तंग कर रही थी। और यहाँ रंजीत और उसके ताजिर दोस्त भी बहुत मायूस थे। लेकिन अब रंजीत उन्हें बगदाद जाने को कहता है और बताता है कि यहाँ मौजूद हिंदुस्तानियों के पास पासपोर्ट नहीं है और ज्यादातर हिंदुस्तानियों के पास पासपोर्ट आ वीज़ा नहीं है। इसीलिए उन्हें इन तमाम लोगों की फहरिस्त बनानी होगी और हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राब्ता करना होगा। और अगले दिन सब लाइन में लगकर अपना नाम लिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि किसके पास पासपोर्ट है और किसके पास नहीं। रंजीत बगदाद जाता है हिंदुस्तानी सिफारत खाने से बात करने, और चूंकि इसके पास फौजी सरबराह की तरफ से दिया गया एक निशान था, इसलिए वो आसानी से बगदाद पहुंच जाता है। जब वो वहां हिंदुस्तानी सिफारत खाने पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है उन्हें हिंदुस्तानी सिफारत खाना यहां से निकाल नहीं सकता। और रंजीत जानता था कि बहुत से लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, और अब वो रात को अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि वो यहां से निकलने के काबिल नहीं होगा। और अब वो इराक के वजीर खारजा से मिलने जाता है, और चूंकि वो ताजिर था इसलिए वहां के सफीर ने एक जहाज जिसका नाम उसर टीपू सुल्तान था, तमाम हिंदुस्तानियों को कायल किया। और अब रंजीत तमाम हिंदुस्तानियों को लेकर इस जहाज पर जाने की तैयारी करता है और तमाम हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठते हैं। रंजीत इन तमाम हिंदुस्तानियों के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो जहाज में बैठे इसे मालूम होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गलती से कवैत की इराक में कब्जे को तस्लीम कर लिया है और कवैत को एक मुक्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कवैत से कोई कार्गो जहाज जाने की इजाज़त नहीं थी। और अब ये सब लोग रंजीत से मायूस हो जाते हैं और कुछ लोग रंजीत और दूसरे ताजिरों से कहते हैं। लेकिन यहाँ रंजीत की बीवी उन्हें समझाती है कि अगर रंजीत और दूसरे लोग यहाँ ना होते तो शायद हिंदुस्तानी आज कुवैती लोगों की तरह मर चुके होते। दरअसल यहाँ सब की हालत बहुत खराब थी और किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और दूसरी तरफ उनका खाना भी खत्म होता जा रहा था। और दूसरी तरफ कुछ हिंदुस्तानी अफसरान उन लोगों को यहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन इस वक्त हुकूमत करप्ट थी और वो अफसरान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और कवैत में रंजीत और उसके दोस्त एक नाउमीद हालत में खबर पाते हैं कि एक कार्गो जहाज जिसमें खाना था इसे यहाँ से जाने की इजाज़त दी गई है और वो यहाँ से आ सकता है। और अब रंजीत इस जहाज के मालिक से मिलता है और उससे एक मुआहदा करता है जहाँ वो जहाज के कप्तान को कुछ रकम देगा और वो 500 लोगों को यहाँ से निकाल सकेगा। लेकिन यहाँ उनकी तादाद लाखों में थी, लेकिन रंजीत चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को यहाँ से निकाले। और अब ये लोग रात को इन लोगों को इस जहाज तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और हिंदुस्तानी वजारत खारजा को भी इत्तला देते हैं, ताकि जब ये जहाज किसी दूसरे मुल्क पहुँचे तो हिंदुस्तानी सिफारत खाना उन लोगों को भारत ले जाए। और ये सब लोग जो यहाँ से जा रहे थे उन्हें भी बताया जाता है कि किसी तरह किसी दूसरे मुल्क पहुँचकर हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राब्ता करें। और ये सब रात को करते हैं ताकि इराकी फौज उन पर हमला न करे। लेकिन रात को अचानक इराकी फौज के सरबराह उनके कैंप पर हमला आवर होता है और उनके कैंप पर आकर उन हिंदुस्तानियों को रोक देता है। और वो रंजीत से कहता है कि अगर वो चाहता है कि ये हिंदुस्तानी इस जहाज के जरिए यहाँ से निकले तो रंजीत को इसे 1 लाख अमरीकी डॉलर देने होंगे। लेकिन रंजीत अब अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और इसे बताता है कि वो इराक की वजारत खारजा से बात कर चुका है, यानी इस मुल्क की हुकूमत जिसके लिए फौजी सरबराह काम कर रहा था। रंजीत ने अपनी हुकूमत से इजाज़त ले रखी है और तमाम हिंदुस्तानियों को यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन वो फौजी सरबराह इसे नहीं सुनता और उससे पैसे मांगता रहता है। इसीलिए रंजीत इसे एक झूठी कहानी सुनाता है और कहता है कि जल्द अक़वाम मुत्तहिदा अपनी फौज भेजेगी जो कवैत को इराक से आज़ाद करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो अमरीका कवैत के तमाम कीमती सामान को कब्जे में ले लेगा। और इराक की हुकूमत ने रंजीत को यह जिम्मेदारी दी है कि वो इस सामान को महफूज रखे, और बदले में इराक की हुकूमत ने तमाम हिंदुस्तानियों को यहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी है। और अगर अब इराक का फौजी सरबराह रंजीत उन हिंदुस्तानियों को जाने से रोके, इराक की हुकूमत के काम में मुदाखलत करे, तो इराक के सदर सद्दाम हुसैन इस फौजी सरबराह को फांसी दे देंगे। और अब वो फौजी सरबराह भी खौफजदा हो गया है। और उसके जाने के बाद रंजीत समझता है कि अब वो अफसर चीन से नहीं बैठेगा और अपनी हुकूमत से मालूम करेगा कि आया उन्होंने रंजीत और हिंदुस्तानियों को यहाँ से निकलने की इजाज़त दी है या नहीं। और रंजीत जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी झूठी कहानी पकड़ी जाएगी। इसीलिए अब वो चाहता था कि कवैत के करीबी मुल्क ऑर्डन पहुंच जाए। इसीलिए वो इस रात कुछ खास लोगों को जमा करता है
और उन्हें मुकम्मल मंसूबा समझाता है और बसें और गाड़ियां भी मुहैया करता है और ये लोग इसी रात यहां से रवाना हो जाते हैं। साथ ही वो हिंदुस्तानी वजारत खारजा के अफसरान से राब्ता करने की बात करता है और आर्डन में उनके दाखिले का बंदोबस्त करने की बात भी करता है और हिंदुस्तानी अफसरान किसी तरह दूसरे मुल्क की सरहदें खुलवा लेते हैं हिंदुस्तानी एविएशन डिपार्टमेंट के कहने पर, और किसी तरह वो लोग 1,70,000 लोगों को निकालने पर रजामंद हो जाते हैं और 1,70,000 लोग कवैत से रास्ते के जरिए सफर करते हुए किसी तरह आर्डन पहुंच जाते हैं। रास्ते में फौजी अफसरान उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह ये सब मुश्किलात झेल कर आर्डन पहुंच जाते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत एयर इंडिया की परवाजें भेज रही है जो उन्हें लेकर जाएंगी और अब ये सब लोग अपने हिंदुस्तानी परचम को देखकर फख्र महसूस करते हैं क्योंकि आज उनकी इत्तेहाद ने फतह हासिल की है। जल्द ही हिंदुस्तानी हुकूमत के तैयारे आर्डन पहुंचते हैं जो इन लोगों को निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में वजीर खारजा इस पूरे मिशन का क्रेडिट लेते हैं जो हमें बताता है कि करप्ट वजीर कैसे मेहनती अफसरान का सारा क्रेडिट ले लेते हैं और वो मेहनती अफसरान जो वाकई हिंदुस्तानियों की मदद करते हैं उन्हें कोई तारीफ नहीं मिलती। और अब आखिर में हमें असली रंजीत कैट नजर आता है और उसकी तस्वीर जिसने लाखों हिंदुस्तानियों को कवैत से निकालने में मदद की और 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट करवाया और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।